हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर की वीडियोस हो सकता है पार्ट में आए, तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में अगर हम बात जानना चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया है। देखिए, लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें मेसोपोटामिया में दजला और फरात यानी कि दो नदियों के बारे में नाम बताया गया है। ये कहाँ पर स्थित थी? ये इराक गणराज्य में स्थित थी। इराक गणराज्य जो कि हमारे इंडिया से ऊपर की ओर वाले पाकिस्तान के राइट साइड पर पड़ता है, इराक गणराज्य। तो शहरी जीवन का शुरुआत इसी सभ्यता में हुआ था। शहरी सभ्यता का मतलब कि जो शहरी सभ्यता थी उसकी शुरुआत इसी जगह टाइम पर हुई थी। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता की अगर मैं बात करूं तो संपन्नता का मतलब होता है कि बिल्कुल वेल ग्रूम्ड, मतलब सब कुछ उसके पास अवेलेबल होता था। शहरी जीवन वहाँ का विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या, यानी कि गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। खगोल विद्या का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी। जितनी भी हम अंतरिक्ष से रिलेटेड, यानी कि आसमान से अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी हम पढ़ाई वगैरह करते हैं या जितनी भी एजुकेशन होती है, वो सारी खगोल विद्या के बारे में आती है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत। ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार और मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज। देखिए, मिट्टी की पट्टिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी की पट्टिका का मतलब होता है कि ऐसे टैबलेट बनी होती थी। एक टैबलेट यानी कि इंग्लिश में टैबलेट बोला जाता है। पट्टिका का मतलब पत्थर की एक प्लेट सी बना दी जाती थी और उसके ऊपर लिखा जाता था, जिसको एक लिखित दस्तावेज, जिसको एक मतलब कि राइटिंग सेक्शन यानी कि वहाँ की लिपि के हिसाब से माना जाता था। और वहाँ पर जितनी भी कब्रें मिली, मूर्तियाँ मिली खुदाई के अंदर, औजार मिले, इन सभी को स्रोत माना जाता है। स्रोत का मतलब होता है सोर्सेज। इन सभी को सोर्सेज माना जाता है। अब मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया की भाषा, इसमें सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। इसके बाद यहाँ पर अकदी भाषा बोली जाती थी और इसके बाद लास्ट में अरमाइक। तो अगर मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तीन भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। सबसे पहले सुमेरियन, फिर अकदी, फिर अरमाइक। ये आपको याद रखना है, पहले सुमेरियन, अकदी, अरमाइक। इसके बाद मेसोपोटामिया के अंदर 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। देखिए, 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए, जो मिट्टी की पट्टिका थी वो हमें सबसे पहले 3200 ईसा पूर्व में मिली थी। 3200 ईसा पूर्व। अगर आपने मेरी हिस्ट्री की टाइमलाइन वीडियो नहीं देखी तो आपको पता नहीं लगेगा कि 3200 से 1400 ईसा पूर्व का टाइम गैप कितना है। तो आप जाके वहाँ पर कमेंट सेक्शन में वीडियो को लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा। 1400 ईसा अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व में, और यहाँ हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू भाषा, जो कि अब इस टाइम पर लेटेस्ट बोली जाती है। 1000 ईसा पूर्व के यहाँ पर ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी। व्यापक रूप से मतलब बड़े लेवल पर 1000 ईसा पूर्व के यहाँ पर बड़े लेवल पर बोली जाने लगी। आज भी इराक के कुछ भागों में ये वाली भाषा बोली जाती है। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की खगोलीय स्थिति। खगोलीय स्थिति का मतलब होता है कि वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन कैसी थी। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य में है। दूसरी बात, यह शहरीकृत दक्षिण भाग के सुमेर और अक्कद कहा जाता है। इसके शहरीकृत यानी कि शहरीकृत जहाँ पर शहर के लोग थे, उनके दक्षिण भाग को, और दक्षिण भाग जो था मतलब साउथ वाला पोर्शन जो था, उसे सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को क्या बोलने जाने लगा? बेबीलोनिया। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, ऐसे पहले सुमेर, अक्कद और बेबीलोनिया। देखिए, आपको लैंग्वेज को अगर याद रखना हो तो किस तरीके से याद रखेंगे कि पहले सुमेर में सुमेरियन बोली जाती थी, अक्कद में अक्कदी बोली जाती थी, और बाद में यहाँ पर इसको क्या बोला जाने लगा? बेबीलोनिया। इसके उत्तरी भाग को असीरियों के कब्जे के बाद असीरिया कहने लगा। देखिए, असीरिया लोग कौन थे? ये असीरिया लोग जो थे, ये बाहर के कुछ जो थे पड़ोसी देश जो होते हैं वो हमला करा करते थे, और इराक के गणराज्य के ऊपर इन्होंने कई जगह पर कब्जा कर लिया। तो जहाँ जहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जो कम्युनिटी के लोग होते थे, वो समुदाय के लोग होते थे, उन्हें असीरिया बोला जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण यानी कि शहर कब बने? 3000 ईसा पूर्व में और प्रारंभ हो गया था। और यहाँ पर उरुक और मारी, 3 इसके प्रसिद्ध नगर थे। कौन से? उरुक और मारी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उरुक और मारी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान के क्षेत्र, देखिए यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। देखिए यहाँ पर पशुपालन, स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी घास के मैदान का मतलब हो गया जितने भी घास के बड़े बड़े मैदान होने थे उन्हें स्टेपी बोला जाता था। और जो पशुपालन होता था यानी जानवरों को पालना, और जैसे गाय भैंसे और तबेले हो गए, घोड़े हो गए, या फिर ऊँट भी पाला करते थे, सॉरी ऊँट नहीं, ऊँट भी पाला करते थे, गाय भैंस तबेले, इन सब चीज़ों, इन सब को पाला करते थे ये लोग। तो इनका आजीविका मतलब कि अपना जीवन निर्वाह का इनको अच्छा साधन मिल गया। यहाँ कृषि पशुपालन व्यापार आजीविका, आजीविका मतलब कृषि पशुपालन यानी कि खेती और गाय भैंसों यानी कि जो भी पशु को पालने का, व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन थे। व्यापार आजीविका मतलब ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेड करने के मतलब बहुत सारे इनके पास साधन मतलब सोर्सेज अवेलेबल थे। अब आगे बात करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि यहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन कैसा था, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग औजार बनाने, देखिए औजार बनाने कांसे का इस्तेमाल करा करते थे। कांसे एक तरीके का मेटल होता है जिसका वो लोग यूज़ करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीश मिला जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर, देखिए एक संगमरमर को काटा जाता था, पहाड़ से निकाला जाता था, उसको तराशा जाता था, उस शीश को क्या बोला गया, वार्का शीश। श्रम विभाजन एवं सामाजिक श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। ठीक है, श्रम विभाजन और शहरी, ठीक है, श्रम विभाजन का मतलब होता है काम को बांटकर करना, सामाजिक संगठन मतलब होता है सारे समाज को मिलाकर चलना, शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। देखिए शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था, वहाँ पर जितने भी अर्थव्यवस्था के लोग थे, इकोनॉमिकल कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, देखिए खाने पीने की तो कमी नहीं थी कोई भी, परंतु खनिज संसाधन जैसे कि मिनरल्स, उनकी प्रॉब्लम रहती थी जिन्हें तुर्की से, ईरान तथा खाड़ी देशों से मंगाया जाता था। ये मतलब मिनरल्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ, मिनरल्स का मतलब होता है कि जैसे लोहा, इस्पात वगैरह, ये सब मिनरल्स की बात होती है, इनके तुर्की और ईरान से मंगवाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसके लिए जल मार्ग यानी कि पानी का यूज़ करा जाता था, जल मार्ग का, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जल मार्ग का। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। देखिए यहाँ पे अगर इन्हें कहीं और जाना जाता था, ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में करके ट्रैवल करना था, तो वो एक नदी होती थी फरात, जो दजला और फरात जो अपने स्टार्टिंग में बढ़ी, ये फेमस होती थी, इसी के थ्रू ये लोग ट्रैवल करा करते थे। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से लेन देन के, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ। देखिए अगर हमें ऑब्वियसली अगर मेरे को किसी का हिसाब किताब रखना है तो मैं लिखूँगा ना, तो इसके लिए शहरी अर्थव्यवस्था में यानी कि जो शहर के लोग थे वो हिसाब किताब रखने के लिए लेखन कला का विस्तार हुआ। वो कहाँ पर विस्तार हुआ था, लेखन कला का विस्तार शहरों में हुआ था। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की जलवायु। जलवायु का मतलब होता है कृषि और जलवायु। जलवायु का मतलब एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट। दजला फरात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से मिलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी को लाती रहती थी। देखिए उत्तरी पहाड़ों से मिलकर यानी कि नॉर्थ के जो पहाड़ होते थे वहाँ से जो नदियाँ बहकर आती थी, अपने साथ साथ पानी को लेकर, अपने साथ साथ मिट्टी को बहा कर लाती थी, और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती थी और नीचे आकर ये जमा हो जाती थी एक जगह पर, और जब आकर जमा हो जाती थी तो इस उपजाऊ मिट्टी के अंदर वहाँ के लोग खेती बाड़ी करा करते थे। जब इन नदियों में बाढ़ आती थी अथवा इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता था, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती। देखिए जब बाढ़ आ जाती थी और खेतों के लिए सिंचाई के लिए लाया जाता था तो ये मिट्टी जो होती थी वहाँ पर जमा हो जाती थी। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, देखिए जो यहाँ का रेगिस्तानी था ना, यानी डेजर्ट एरिया, जो कहाँ पर था, साउथ में, इसलिए फरात नदी जब इन रेगिस्तान में पहुँचती थी तो छोटी छोटी कई धाराओं में बटकर नहरों सिंचाई का कार्य करती थी। कई धाराओं में बटकर का मतलब होता है कि छोटी छोटी, मतलब ना एक बड़ी नदी छोटे छोटे पार्ट्स में बट गई और नहरें बन जाती है ना, छोटी छोटी नहरें। देखिए नदी और नहरों में बड़ा फ़र्क होता है, नदी बड़ी हो गई, नहर उसके छोटा पार्ट हो गया, तो वो क्या करते थे, सिंचाई के लिए काम में आते थे। यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती थी। किसकी खेती की जाती थी, गेहूं, जौ, मटर और मसूर की खेती यहाँ पर की जाती थी। अब दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली होती थी, हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। देखिए वहाँ पर क्या था कि नदियाँ तो थी पर फसल उगाने के लिए कुछ, देखिए
फसल उगाने के लिए ना वहाँ पर पानी की वर्षा की हमेशा कमी रहती थी। वर्षा पर निर्भर तो हर व्यक्ति रहता है। अब बारिश बहुत कम हुआ करती थी तो फसल उगती नहीं थी, तो इसके लिए वो नदियों पर निर्भर रहते थे। स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। स्टेपी यानी घास के मैदानों का। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों के लिए पूर्व उत्तरी यानी पूर्व के उत्तरी वाले मैदानों पहाड़ों में ढाल पर पाली जाती थी। देखिए जो घास बकरी ना, आपको मैं अभी बता दूं, जैसे आप अगर कश्मीर साइड पर जाएंगे या उत्तरी मतलब कि हमारे भारत के उत्तरी इलाके में जाएंगे तो यहाँ पर ढाल वाले मैदान यानी कि ऊंचे ऊंचे ढाल वाले मैदान है, जहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह वाले एरिया में तो ढाल वाले मैदानों पर गाय भैंस भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं। अब मैं आपको एक बात और पढ़ेंगे यहाँ पर, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। इस सभ्यता के नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व पहले प्रारंभ हो चुका था यानी शुरू हो चुका था, और उरुक और मारी इसके सबसे फेमस और पुराने नगर थे। अब बात करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन। यह उरुक और लेखन कला और शहरी जीवन। यहाँ उरुक नगर और नियोजित पद्धति थी। नियोजित का मतलब बिल्कुल वेल मैनर्ड था, मतलब कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में था, भाव था, मतलब सॉरी, यहाँ पर उरुक नगर में नियोजन पद्धति का भाव था, मतलब कि मैनर मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यहाँ पर काम नहीं हुआ करता था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके एक संकरी मतलब पतली रहती थी। जल निकास की प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। जल निकास प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानी को घरों से बाहर निकालने का सिस्टम कुछ था ही नहीं। घरों में पानी भर जाता था, गलियों में पानी भर जाता। उस वासी घर बनाते समय वहाँ के लोग शकुन और अपशकुन पर विचार करते थे। शकुन अपशकुन मतलब ऐसे बनाओगे तो ऐसे अच्छा हो जाएगा, मतलब बुरा हो जाएगा। एक तरीके से वहाँ के लोग ना मतलब कि मेरे हिसाब से वास्तु पर बिलीव करा करते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा। फरात नदी की ऊर्ध्वधारा मतलब कि ऊपर की जो धारा मारी नगर की शाही राजधानी के रूप में फला फूला। माही नगर की देखिए 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी के ऊपर की धारा पर मारी नगर जो शहर था वो वहाँ की राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। कहाँ पर स्थित? अत्यंत व्यापारिक स्तर पर स्थित था। इसके कारण यहाँ बहुत समृद्ध और खुशहाल था, मतलब कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। समृद्ध खुशहाल, सारे लोग खुश रहते थे। यहाँ पर जिमरिलियम का राजमहल मिला। किसका? जिमरिलियम एक राजा था जिसका राजमहल मिला, तथा एक मंदिर भी मिला। ये मंदिर यहाँ पर कहाँ मिला? ये हमारे को मारी शहर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, लेखन कला को हम इसका अगले पार्ट में कवर करते हैं। आपको इसका अगला पार्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।